चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट के महारती सेगमेंट में आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। शो पे ही नहीं, वो हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं। कई समुंदर पार, 7 समुंदर पार नहीं बट 3-4 समुंदर पार, हांगकांग से आज हमारे साथ मीरे एसेट के एशिया स्ट्रेटेजिस्ट खालिस देसी और स्वदेशी हैं। तो कभी भी इटी नाउ स्वदेश पे समय मिलता है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ते हैं। राहुल चड्ढा आज हमारे साथ स्टूडियोज में है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू बातचीत हो रही है तो अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। नो, वेरी नाइस टू बी हियर, बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल, ये बताइए कि लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हो रही थी हांगकांग में, तब कुछ शायद 2-3 महीने पहले की बात थी, तब आपने ये बताया था कि थोड़ा कॉशियस होने का समय आ गया है। मिड कैप स्मॉल कैप कम ड्यूरेशन में बहुत तेज चल गए हैं और आपने कुछ कारण बताए थे, लेकिन उसके बाद भी और फ्रेश ऑल टाइम हाई आ गए मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। क्या आपने अपने स्टांस में कोई बदलाव लाए? इनफैक्ट ये जो तेजी है ये मिड कैप स्मॉल कैप में और ग्लोबली जो पॉलिसी मेकिंग पे हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यू टू गो अप इन द यूएस, रेट कट नहीं हो रहे हैं, दैट मेड अस मोर कन्विंस ऑन अ कॉशियस स्टांस। तो मैं तो अभी और ज़्यादा थोड़ा कॉशियस हूँ कि एक जो करेक्शन है मतलब ग्लोबली 15-20% की अगले 6 महीने में आ सकती है। और एंड अगेन हम जो अपने पोर्टफोलियोज में कर रहे हैं थोड़ा सा कैश इंक्रीज किया, ज़्यादा मैंडेट अलाउ नहीं करता कि 5-7% से ज़्यादा कैश करें, बट पोर्टफोलियोज में थोड़े मिड स्मॉल कैप कम करके उनको लार्ज कैप्स की तरफ जा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बात करेंगे अभी वो चाइना में बात करेंगे ना, आई थिंक वो प्रेशर जो आएगा वो थोड़ा करेंसी डेप्रिसिएशन का चाइना से आएगा। ओके, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर भी अगर 10 में से 20-25%, 2-3 ऐसे फंड हाउसेज हैं लोग डोमेस्टिक भी इंडिया में जिन्होंने स्मॉल कैप लमसम लेना बंद कर दिया। टाटा ने किया, निपॉन ने किया। उसका ये उन्होंने कारण बताया कि वैल्यूएशन पे कंफर्टेबल नहीं है, बड़ा पैसा सेलेक्ट नेम्स में डिप्लॉय करने में कंफर्टेबल नहीं है और वो मैसेजिंग देना चाहते हैं इन्वेस्टर को कि इस फेज ऑफ द मार्केट में लमसम मत डालिए, स्मॉल कैप मिड कैप में स्टैगर्ड बाइंग करें। लेकिन बाजार ऑफ कोर्स उसको इग्नोर कर रहा है जैसा हमेशा करता है, अपने को पता ही है। लेकिन मैं इस पॉइंट को और स्क्रैच करना चाहूंगा कि जो आपको ट्रिगर भी एक ग्लोबल मार्केट में नजर आ रहा है, करेक्शन की गुंजाइश, वो किस कारणों से बन सकती है? कौन सी चिंताएं हैं जो शायद बाजार भी इग्नोर कर रहा है बट बड़ी बन जाए? ओके, पहले तो जो ये बात आप स्मॉल मिड कैप की कर रहे थे वो इंडिया में ही नहीं है, यूएस में भी है। यूएस में टेक स्टॉक्स पे अगर आप देखें तो ये जो फोमो कहते हैं वो आ गया है। लोग बोलते हैं कि जितने एक्सपर्ट है 6 महीने से कॉशियस थे तो मार्केट तो ऊपर जा रही है, तो एवरीबडी इज थ्रोन कॉशियस मूवमेंट। अगर आप इंडिया में भी देखें तो वो सब फ्यूचर्स पोजीशंस, ऑप्शंस वगैरह में सब काम हो रहा है, वो भी सब लेवर्ड है। तो ये जब ऊपर जाता है तो डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट आता है, बट जब रिवर्स होता है तो वैसे इम्पैक्ट आता है। नाउ कमिंग टू द रीज़न वाई वी आर इवन मोर कॉशियस इज कि जो ये रैली के रीज़न था, रैली का जो फेब मार्च में जो रैली हुई उसका रीज़न था कि इन्फ्लेशन पीक हो गई है, रेट कट्स होंगे और उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी होगी। रेट कट्स तो कहीं दिखाई नहीं देते, आरबीआई भी आके मिला। एंड द सेंस वी गेट टॉकिंग टू पॉलिसी मेकर इज कि जब तक यूएस पे रेट कट्स नहीं होंगे इंडिया में मुश्किल है, बिकॉज द रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल विद यूएस इज द लोएस्ट इज बीन। तो करेंसी स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप अगर इकोनॉमी देखें तो काफ़ी कुछ ये रैली का होप पे है कि आई मीन देयर इज अ मिक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड। कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर होटल्स, ट्रैवल एक्सेट्रा वीक है। यूएसआर के नंबर्स देखिए आप लोग, रिजल्ट्स देखें तो जहां गवर्नमेंट केपेक्स है वो अच्छा है, बैंक्स अच्छे हैं, बट बाकी सब वीक है। अनसिक्योर्ड लोन्स में ग्रोथ है बट कुछ किसी को आइडिया नहीं है वो लोन्स कहाँ जा रहे हैं। एक मैं मैक्रो इशू और बात करना चाहूँगा, इससे पहले मेरे सहयोगी ने, वो ये है कि 6 महीने पहले नैरेटिव बाजार का ये बना क्योंकि बहुत तेज़ी से गिरावट हमने सारे इंडिकेटर्स में देखी इन्फ्लेशन रिलेटेड कि रेट कट राउंड द कॉर्नर है। मॉर्गन स्टैनली ने हमें, चेतन आया साहब ने बताया था जाके कि जनवरी में यूएस करेगा पहला रेट कट, एशिया में इंडोनेशिया पहला करेगा और शायद Q2 कैलेंडर नेक्स्ट ईयर में इंडिया भी रेट कट शुरू कर देगा। ये नैरेटिव कुछ महीने पहले तक का था। लेकिन इधर पावल साहब की कमेंट्री देखिए, जैक्सन होल से भी आएगी, या हमारे खुद आरबीआई की देखिए, उन्होंने टेबल पे इस लास्ट पॉलिसी मीट वापस ये बात रख दी कि वी आर कीपिंग ऑप्शंस ओपन शुड द नीड अराइज। तो ये नैरेटिव चेंज आपको लगता है बाजार ने अभी फैक्टर इन नहीं किया है? नहीं, बाजार थोड़ा कॉम्प्लेसेंट है इस पे, बाजार थोड़ा कॉम्प्लेसेंट है। अगेन अभी अगर नंबर्स इंप्रूव नहीं हो रहे, थोड़ा स्लो डाउन है तो मार्केट कॉम्प्लेसेंट है कि कोई बात नहीं, रेट कट आएगा सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे अगर एक क्वार्टर और वीक रहा तो फिर ये क्वेश्चन होगी आर्गुमेंट। मोर इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ सबसे ज़्यादा समझने की है कि यूएस सेट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द वर्ल्ड, और वहाँ यूएस पे शॉर्ट टर्म रेट आज 5% के हो गए। तो दुनिया में जहाँ लास्ट 10 ईयर्स में डेट एक्यूमुलेट हुआ था वहाँ पे तकलीफ आएगी।
एंड चाइना इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे काफ़ी डेट एक्यूमुलेट हुआ है। और हम देख ही रहे हैं कि चाइनीज़ डेवलपर्स के साथ क्या हो रहा है, चाइनीज़ लोकल गवर्नमेंट्स के साथ क्या हो रहा है। एवरग्रांडे ने Evergrande, सबको आई थिंक दोज नेम्स आर नाउ हाउस होल्ड नेम्स इन इंडिया। तो उस सिचुएशन में अगर चाइना उन सब के लिए एक ब्लैंक चेक लिखता है तो रेमिनबी पे प्रेशर आता है। रेमिनबी पे प्रेशर आएगा तो बाकी सारी करेंसीज पे प्रेशर आता है ना। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ फियर्ड बाय द मार्केट। और अनफॉर्चुनेटली मार्केट बहुत हाई ऑप्टिमिज्म पे, पर्टिकुलरली स्मॉल मिड कैप्स में। तो ये कोई कंसर्न्स कहीं बेक्ड इन नहीं है। सब लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो स्टोरी है। सो इट्स राहुल जी, आप चूंकि हांगकांग में रहते हैं और आई होप कि आप शायद चाइना को नज़दीक से देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो संकट अभी है, वहाँ पे प्रॉपर्टी मार्केट वाला हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में मतलब जो मूव्स आनी चाहिए शायद वो नहीं आ रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं चाइना के सिचुएशन को, और वहाँ पर जो राहत पैकेज की बात हो रही है कि अच्छा वहाँ राहत पैकेज आएगी, सुधारने की बातें हो रही हैं, वो कितनी पुख्ता लग रही हैं आपको? ओके, तो अगर हम चाइना को देखें, 12 महीने पहले पॉलिसी मेकिंग थोड़ी लैग कर रही थी कि जितने बड़े पैकेजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने बड़े नहीं आ रहे थे, और थोड़ा था कि गवर्नमेंट शायद इंडस्ट्रीज़ को इतना इनकरेज नहीं करी। पिछले 6-9 महीने में वो सब रिवर्स हुआ है कि गवर्नमेंट आ रही है, इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज कर रही है। ऑल दीज रिलीफ पैकेजेस और स्टिमुलस पैकेजेस आर ऑल्सो रीजनेबली लार्ज, बट समवेयर इकोनॉमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो उसके रहते हुए जो ये चाइना की रीओपनिंग हुई, उसके बाद डिमांड रिकवरी बहुत वीक है। तो दैट इज़ द कंसर्न। एंड हमारा मानना उसमें ये है कि अगर हम पिछली जितनी भी साइकिल देखें, चाहे हम 2000 की टेक साइकिल देखें या इन्वेस्टमेंट साइकिल देखें, जब भी दुनिया में एक्सेस होता है उसको टाइम चाहिए होता है क्लियर करने के लिए। तो ये 1 साल 2 साल में नहीं होता, अच्छा। उसको 5 साल साथ चाहिए होते हैं। तो स्टॉक प्राइस करेक्शन हो गया वहाँ पे, बट जो रिकवरी के लिए टाइम चाहिए वो अपना टाइम लगेगा। तो अगर कोई मेटल कोई देख रहा हो, अगर, क्योंकि तमाम जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत होती है उनका ये कहना होता है कि ये टेक्निकल बेटर होके रह गए हैं। क्या आपको लगता है कि मेटल को एज ए इन्वेस्टमेंट एक टूल अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अभी नहीं। अगर व्यू ये है कि चाइना से डिफ्लेशनरी इंपल्स आएगा दुनिया को, रेमिनबी डिप्रिसिएट होगी, रुपी डिप्रिसिएट होगा, वहाँ पे डिमांड रिकवरी नहीं हो रही है। चाइना इन मेटल्स के लिए एनीवेयर बिटवीन 30 to 40-50% ऑफ डिमांड था। तो मेटल्स, तो हम लोगों ने मेटल्स रैली को ट्रेड किया था। सम ऑफ दीज नेम्स वर 3-4 बैगेज फॉर अस, बट लगभग 1.5 से 2 साल पहले हमने 90% पोजीशंस अपनी कम कर दी थी, बिकॉज वी वर वरीड अबाउट चाइना। काफ़ी कम कर दिया, काफ़ी 80-90% पोजीशन कम कर दी थी, बिकॉज वी वर वरीड अबाउट मेटल्स। एंड जब तक ये नेम्स डिस्काउंट टू बुक वैल्यू नहीं होते, जब तक पूरा लगता नहीं है कि चाइनीज इकोनॉमी इज बॉटम एंड वो जो प्रेशर है वो अब नहीं आएगा फ्यूचर में, और ग्लोबली पॉलिसी मेकर्स आर एक्टिंग टू रिकवर ग्रोथ, कटिंग रेट्स, तब तक मेटल्स का टाइम नहीं है। मेटल्स का टाइम आएगा जब ग्लोबली पॉलिसी मेकर्स ग्रोथ के बारे में चिंतित हो गए रादर देन इन्फ्लेशन। अभी वो इन्फ्लेशन के बारे में चिंता कर रहे हैं, और ये थोड़ी मार्केट की इमेच्योरिटी है एक्सपेक्ट करना कि अगले क्वार्टर से वो इन्फ्लेशन से ग्रोथ पे शिफ्ट हो जाएंगे। वो मार्केट ऐसे काम करती है, पॉलिसी मेकर नहीं करते। पॉलिसी मेकर्स तब शिफ्ट होंगे ग्रोथ के बारे में, या शिफ्ट वरी होंगे जब कोई सिस्टमिक रिस्क आएगा। रेट्स हाई होंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन प्रेशर में आ जाए, जैसे हमने फेब में देखा था कि पॉलिसी मेकर्स केम व्हेन द यूएस रीजनल बैंक्स वर अंडर प्रेशर। इट वुड आल्सो हैपन समथिंग लाइक दिस कि ओवर 6-9 मंथ्स सम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में कम अंडर प्रेशर, दैट्स वेयर पॉलिसी मेकर्स विल कम। तो एक पूरा शिफ्ट होना है। बिल्कुल, जब तक शिफ्ट नहीं होगा मेंटेलिटी में सेंट्रल बैंकर्स की, तब तक ये मेटल से दूर रहना बेहतर है। बिल्कुल। ठीक है, हमारे एक सहयोगी डिम्पी कालरा दिल्ली में है। अगला सवाल सर आपसे वो पूछेंगे। डिम्पी, ओवर टू यू। राहुल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं आज मुंबई स्टूडियो में हमारे। आप एक चीज़ मेरे को आपसे समझनी है, फार्मास्यूटिकल्स की आपकी पोजीशंस इस समय कितनी है? बढ़ाएंगे तो उसकी रीज़न बता दीजिए, और नहीं बढ़ाएंगे तो भी उसके रीज़न बताइएगा सर। ओके, सो फार्मास्यूटिकल्स स्पेस जो थी, हमें अगर हम देखें पिछले 3-4 साल से हॉस्पिटल्स हम लोगों ने ज़्यादा प्रेफर करे हैं फार्मा सेक्टर पे। रिसेंटली पिछले 3 महीने में फार्मास्यूटिकल जेनरिक कंपनीज में थोड़ा एक्सपोजर इंक्रीज़ किया था, क्योंकि यूएस में प्राइसिंग इंप्रूव हो रही थी। बट अगेन, जैसे हम ये चाइना से थोड़ा ये डिफ्लेशन इम्पल्स देख रहे हैं, आई थिंक उसके रहते हुए वो प्राइसिंग शायद 2 से 3 क्वार्टर में थोड़ी प्रेशर में आएगी। बट अगर हम हेल्थ केयर स्पेस देखें तो उसमें अभी भी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हम हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये जेनरिक फार्मा कंपनीज के ऊपर। ठीक है राहुल जी, एक और छोटा सा सवाल है, अडानी ग्रुप के शेयर की पोजीशन आपने ले रखी है, लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते?
ओके तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है तो इसमें अगर हम देखें तो उसको हम लोग दिस वाज आवर व्यू कि हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स कैसे इंप्रूव होते हैं। तो विद इन द ग्रुप इफ वी सी अगेन अंबुजा सीमेंट्स इज वेयर वी हैव स्मॉल पोजीशन, बट उससे ज़्यादा कुछ खास पोजीशन नहीं है। अंबुजा की वही था कि इट्स अ वेल मैनेज कंपनी, एफिशिएंसीज आएंगी, थोड़ी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, तो दैट इज द ओनली पोजीशन यू विल सी इन आवर फंड। चलिए अदानी ग्रुप से अंबानी ग्रुप के स्टॉक्स का रुख करते हैं। एक बहुत बड़ा डीमर्जर हुआ, लिस्ट हुआ, काफ़ी उत्साह था इन्वेस्टर्स में, लेकिन 4 दिन से डाउन सर्किट लग रहा है। हाँ। आपने इस डीमर्जर को एनालाइज किया, एक तरफ ये डीमर्जर खत्म हुआ ही नहीं है, एब्जॉर्ब ही हुआ है, तभी एक दूसरा वैल्यूएशन बेंचमार्क एक और आ गया रिलायंस रिटेल के कारोबार में। कतार इन्वेस्टमेंट ने 1% स्टेक लिया। रिलायंस को आप ऑब्जर्व भी करते हैं, आपके पोर्टफोलियो में भी है मेरे हिसाब से। इस डीमर्जर को जियो फाइनेंशियल्स और रिलायंस वेब क्या पोजीशनिंग है आपकी? ओके तो अगेन अगर हम इस डीमर्जर की बात करें तो जो डीमर्जर हुआ था वन टाइम बुक पे हुआ था, तो मार्केट्स को थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कि बिजनेस प्लान क्या है, टीम क्या है, थोड़ा एक्शन वो भी चाहिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी चाहिए कि अगर ये प्लान है तो क्या कंज्यूमर के साथ ट्रैक्शन हो रहा है। एंड इवेंचुअली वी नो कि ग्रुप इज़ अ ग्रेट एग्जीक्यूटिव। देखो हमने टेलीकॉम में भी देखा है कि पहली बार ही थोड़ा सा मिसेस हुए थे, बट देन दे केम बैक। रिटेल में भी था कि थोड़ा टाइम लगा शुरू में 2-3 साल, बट देन दे केम बैक इन अ वेरी बिग वे। तो आई थिंक दैट इज द पॉइंट। तो वन इज वॉचिंग दिस स्पेस क्लोजली, और अगर बुक वैल्यू के नीचे जाता है और थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि अगले 3-5 साल में क्या बिजनेस प्लान है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो देखना चाहिए। अच्छा, ये जियो फाइनेंशियल्स बाकी कंज्यूमर लेंडर्स को डिसरप्ट कर पाएंगे क्या? बजाज फाइनेंस में डर बना, लेकिन बजाज फाइनेंस चलने लगा बहुत ज़्यादा, लोगों ने श्रग कर दिया, और दूसरे लेंडर्स भी एमएफआईज में बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है। कुछ आज ही कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि बैंक्स से ज़्यादा मार्केट शेयर हो गया 40%। एमएफआई, फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, पूनावाला वगैरह, उस लेंडिंग स्पेस को आप कैसे देखते हैं? सो माई सेंसेस एंड आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है। जियो फाइनेंशियल शायद ये बजाज फाइनेंस के कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, विच इज़ वाई इनिशियली मार्केट वर इट। अगेन नोइंग रिलायंस, उन्होंने जो भी किया है पिछले 20-30 साल में, थोड़ा हट के किया, थोड़ा डिसरप्टिव किया, वो किया है जो अगले 10 साल के लिए रेलेवेंट होगा। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर जैसे मार्केट को क्लैरिटी आएगी, बाकी सब नेम्स भी डीरेट होंगे। आपका जो बजाज फाइनेंस का स्पेसिफिक क्वेश्चन था उसमें ये है कि 5 टाइम्स बुक है, वो तब रेलेवेंट था जब बाकी प्राइवेट बैंक्स नहीं ग्रो कर रहे थे, जब बाकी प्राइवेट बैंक्स को कॉर्पोरेट बुक पे डेलिक्वेंसीज थी, बट अब तो सब ग्रो कर रहे हैं और सब रिटेल ग्रो कर रहे हैं, तो आई थिंक कहीं वो मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दूसरे लेंडर्स पीएसयू बैंक्स एक अच्छे कंसोलिडेशन पीरियड में चले गए, अब शायद वापस आना शुरू हैं, बट अगर रेट कट जल्दीबाजी में नहीं है, या कुछ ये एमएफआई और दूसरे लेंडर्स जहां अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, आपने देखा? तो अभी क्योंकि हमारा थोड़ा कंजर्वेटिव कॉशियस अप्रोच है, तो विल स्टिल स्टिक टू प्राइवेट बैंक्स। कि आइडिया है इसकी, जैसे आपने बोला कि रेट कट जल्दी में नहीं आ रहे, थोड़ा एसेट क्वालिटी इशू भी हो सकते हैं, क्योंकि रिटेल अगर आप अनसिक्योर्ड में देखें तो वहाँ पे बहुत ग्रोथ हुई है। आरबीआई भी थोड़ा वरिड है, तो आई थिंक दैट इज़ वन स्पेस जहाँ मार्केट बहुत कॉम्प्लेसेंट है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी बहुत कॉम्प्लेसेंट है कि हमने अपने सब बोरोवर्स को दिया है, इन सब का 700-750 प्लस स्कोर है, बट आई थिंक हिस्ट्री हैज़ टोल्ड अस टाइम एंड अगेन कि हर चीज़ में साइकिल होती है, तो इसमें कैसे नहीं साइकिल होगी। तो प्राइवेट वालों में भी 2 खेमे बनेंगे, एक बड़े वाले और छोटे वाले, या फिर बड़े वालों के साथ जाए? तो प्राइवेट वालों में अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो लार्जली बड़े वालों के साथ में कि बड़े वाले जिनकी अंडरराइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, जिनका कासा फ्रेंचाइज अच्छा है। राहुल जी, ये पावर की स्टोरी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर में ना, मतलब जितने भी सेगमेंट हो सकते हैं, जितने भी उसके आयाम हो सकते हैं, हर जगह तेजी है, और आप उसको नोटिस कर भी रहे होंगे। पावर डिमांड हम देख रहे हैं कि मतलब लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर कोई टेंशन नहीं है। और इस बार पहली बार हुआ कि कई बार हम कोयले की किल्लत को लेकर चिलचिल शुरू हो जाती है कि अच्छा कोयला नहीं है, अब वो चीज़ें सब सॉर्टेड लग रही हैं। तो आपको लगता है कि स्टोरी अभी और चलने वाली है, या थोड़ा कॉशियस हो जाना सही रहेगा? अब ये जो कुछ नाम है काफ़ी जल्दी का चढ़ गए, मीडियम टर्म से स्टोरी को देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो अगर अपनी नॉमिनल जीडीपी 10-11% चढ़ रही है और सब कुछ रिन्यूएबल से नहीं मीट हो सकता, तो थोड़ा टेम्परेरी गोल से करना पड़ेगा। आई थिंक अभी हम लोगों ने रिसेंट डेज में देखा है, बीएचईएल स्टॉक्स चले हैं, 1-2 ऑर्डर विन्स वगैरह हुई, सम ऑफ दीज आर
नॉट रियली गोइंग टू बी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्डर्स है। जिस लेवल पे उन्होंने बिड किया उस पर पैसा नहीं बनेगा उनका। बट मीडियम टर्म आई थिंक एनटीपीसी आप देखो, पावर ग्रिड देखो, ये सेलेक्ट कंपनीज देखो, अगेन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वगैरह के वहाँ इंटरेस्ट रहेगा। ये विंड एनर्जी वाली कंपनी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सुजलॉन में इंटरेस्ट आ रहा है। एक समय था कि लोग बहुत प्यार से इसका नाम लेते थे, अब फिर से वो दौर शायद लौट आया है। आइनॉक्स विंड भी चल रहा है, तो इनमें थोड़ा गवर्नेंस पे काम ज़्यादा करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि टाइम एंड अगेन हमने देखा है थोड़ा इन लोगों ने डिसअपॉइंट किया गवर्नेंस पे। राहुल जी, अगर आपको एक और कॉफ़ी मंगवानी है तो आप वो मंगवा सकते हैं, और आप ऐसा फील भी कर रहे होंगे, देखिए हम आपसे बैक टू बैक कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना कीजिए, ये सिर्फ छोटी सी एक्सरसाइज है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कम से कम समय में, तो इसलिए अगर कॉफ़ी ख़त्म हो गई तो मैं डायरेक्टर साहब को बोल देता हूँ कॉफ़ी आपके लिए और व्यवस्था कर देंगे। राहुल जी, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है आपसे, वो पता करनी है डिफेंस और रेलवे की इस समय वैल्यूएशन को लेकर। शेयर चले हैं, इनका डीएनए बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको खुशी भी होती है, देख के अच्छा भी लगता है, लेकिन बतौर एज एन इन्वेस्टर कई बार मेरे को ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया, तो मैं क्या सही सोच रहा हूँ? देखो, इन स्टॉक्स को समझाने के लिए आई वुड टेक यू टू प्रीवियस साइकिल। तो मैंने अपना करियर मार्केट्स में 99 में स्टार्ट किया था। 2000 में ऐसा ही टेक स्टॉक्स के साथ होता था, बिल्कुल अंधाधुन पागलपन। मुझे अभी भी याद है कि वो विप्रो में लोग जब बेचते थे फंड मैनेजर्स एक दूसरे को, तो 3 सर्किट आगे का बेचते थे, ये स्टॉक खुलता ही सर्किट पे था। तो कोई फंड मैनेजर बेचारा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वो आगे करके 3 सर्किट आगे। तो यही चीज़ हमने IVR, नागार्जुना, गैमन वगैरह के साथ इंफ्रा साइकिल में देखी थी। तो हर साइकिल के नए घोड़े होते हैं, बट वन हैज़ टू बी स्मार्ट इनफ not to chase them at endeavor and not to lose money। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल प्रॉमिस कि कौन सा कंप्लीटली बॉम्ब्ड आउट एरिया मार्केट का जो 5-6 साल से चला ना हो, जहाँ वैल्यूएशन कोई बात भी नहीं कर रहा हो, वैल्यूएशन देख भी नहीं रहा हो, जहाँ रिस्क और रिवॉर्ड इतना अच्छा हो कि ईगरनेस ही नहीं है? क्या केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल या अर्ली है वो भी, या कोई ऐसा एरिया? नहीं, स्पेशलिटी केमिकल आप देखो तो अरे चले हैं 3-4 साल से, आपके 1-2 साल लास्ट 6-9 महीने का प्रेशर है, और उनमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज चाइना काफ़ी डंप कर रहा है, काफ़ी अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए जल्दी। अगेन अगर आप मेरे को पूछे कि 3 से 5 साल के लिए कौन से सेक्टर्स पे ध्यान देंगे, तो आई थिंक होटल्स अगेन ऑन पुल बैक लुक्स अट्रैक्टिव। 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ सेक्टर में, रियल एस्टेट अच्छा लगता है जी। तो अगेन 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ, नई साइकिल है, रेस्टोरेंट्स देखे, QSR देखे, तो वो अट्रैक्टिव है। तो देयर आर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी जहाँ अच्छे हैं। एक छोटा सवाल राहुल जी आखिर में, अब चूंकि तेजी वाली बात होगी कौन से लेना है, लेकिन कहते हैं ना कि ये सावन का महीना चल रहा है और कहते हैं कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही दिखता है तो क्या नहीं लेना है, किससे सावधान रहना है? आई थिंक उसमें तो सिंपल है कि जो आपके स्मॉल मिड कैप 50% चल गए 3 महीने में, ज़्यादा ग्रीडी नहीं रहे, थोड़ा पैसा खर्च करे और बीवी बच्चों को गिफ्ट दिलाए ताकि कंजम्पशन भी इम्प्रूव हो। परफेक्ट, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ थैंक यू। समय बिताने के लिए।